साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आशुतोष व्यास आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक, रक्त। तो दोस्तों, रक्त हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि दोस्तों इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ओबियसली सबको पता है दोस्तों, ये तरल संयोजी ऊतक है। तरल यानी ये बहता रहता है, और संयोजी यानी क्योंकि ये हमारे शरीर को जोड़े रख रहा है, इसलिए संयोजी ऊतक है। दोस्तों, ये रक्त के अंदर जो वाहिनिकाएँ हैं उसके अंदर बहता रहता है। वाहिनिकाएँ से मतलब यहाँ पे सब धमनियाँ और सिराएँ हैं, ये उसके अंदर बहता रहता है। दोस्तों, ये गाढ़ा है, चपचपा है, और ये सारी है। सारी यानी अब सारी है तो इसकी पीएच कितनी है दोस्तों? तो इसकी पीएच रेंज होती है 7.35 से 7.45। तो इसका औसत हमेशा यहाँ 7.40 लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी रेंज होती है अलग अलग आती है। ऐसा नहीं कि आप कहीं हॉस्पिटल में गए और वहाँ चेक कराए आपने और पीएच रेंज मान लो 7.38 निकली और आप बोले कि यार वहाँ तो लिख रखा है 7.40, यानी मेरा तो मतलब कम आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है, यानी इस बीच में आपकी कुछ भी आ सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रहेगी सारी यही। तो दोस्तों, जो ब्लड होता है ये हमारे शरीर के बहुत सारे जो पाचक पदार्थ हैं, ऑक्सीजन है, हार्मोन्स हैं, इनको कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी सिर्फ ये गैसों का ही विनिमय नहीं करता है, ये बाकी पाचक पदार्थों के पहुंचाए, याद रखें। दोस्तों, मानव शरीर में इसकी कितनी मात्रा होती है? तो दोस्तों, मानव शरीर में इसकी मात्रा होती है, अपने जो वजन होता है उसके 7 से 8% ब्लड होता है, यानी अपने वजन का 7 से 8% ब्लड होता है। मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ हीमोग्लोबिन लेके बैठ जाओ कि यार ये हीमोग्लोबिन तो 14 से लेकर 17 ग्राम तक होता है प्रत्येक 100 ml में। मैं सिर्फ ब्लड की बात कर रहा हूँ, ये वजन का 7 से 8% होता है। दोस्तों, इसकी संरचना पर एक बार ध्यान दें, संरचना कैसी होती है? तो इसकी संरचना दोस्तों प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी प्लाज्मा क्या होता है तो रुधिर कणिका क्या होती है? यानी अपना अगर मान लो अपना ब्लड लिया और किसी बोतल में उसको भर के रख दिया, तो थोड़ी देर में क्या होगा कि उसके अंदर ऐसे जो लाल 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 कणिकाएं हो तो नीचे जम जाएगी, और हल्के पीले रंग का द्रव वो ऊपर आ जाएगा सतह पे। तो वो जो सतह पे ऊपर आ गया वो प्लाज्मा है, और जो नीचे लाल कलर के वो कणिकाएं बैठ गई है वो रुधिर कणिकाएं हैं। ये प्लाज्मा होता है, ये अपने शरीर का 50 से लेकर 60% भाग बनाता है, और इसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले हुए होते हैं जो 10% होते हैं, और बाकी इसका 90% भाग जल होता है। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन्स और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अब इनके कार्य क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं कि दोस्तों, जो ग्लोब्यूलिन्स है वो एंटीबॉडीज का काम करते हैं, और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन होती हैं रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। जो अपना ब्लड में जो अपने चोट लग जाएगी तो रक्त बहने लग जाएगा, तो उस रक्त को कौन रखेगा? ये फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन क्या होते हैं? हल्के हल्के फाइबर होते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है ना कि फाइब्रिनोजन यानी फाइबर होते हैं हल्के हल्के। और दोस्तों, जो ब्लड होता है इसका जो प्लाज्मा होता है ये अपने रक्त के प्राशन दाब को बनाए रखता है। प्राशन दाब बनाए रखने का मतलब है कि अगर वातावरण में बाहर बहुत अधिक दाब है लेकिन अपने शरीर की नसें नहीं फट रही है, वो किसकी वजह से नहीं फट रही है? इस प्लाज्मा की वजह से, क्योंकि ये उसके प्राशन दाब को बनाए रख रहा है। और अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, लोहा है, जिंक है, आयरन है, और जितने भी पोषक तत्व अपन जिनके नाम सुनते हैं खनिज लवणों के, वो अकार्बनिक पदार्थ प्लाज्मा में घुले हुए रहते हैं। और गैसों में दोस्तों, जो वातावरण की कुछ गैसें जैसे नाइट्रोजन है, अमोनिया है, उनके अलावा जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके अंदर घुली रहती है। दोस्तों, एग्जाम में बहुत सारी बार पूछा जाता है कि सीरम क्या है? तो दोस्तों, जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है उसको फाइब्रिन बोला जाता है एक साथ। तो अगर उसको अपन प्लाज्मा से हटा दें तो जो बाकी हल्के पीले रंग का द्रव बचेगा वो फाइब्रिन, जिससे निकाल देंगे तो वो सीरम कहलाएगा। अब रक्त कणिकाएं कौन कौन सी है? तो रक्त कणिकाओं में अपन बात कर लेते हैं कि ये अपने जो जितना भी ब्लड है उसका 40 से लेकर 45% होती है, और इस भाग को हीमेटोक्रिट बोलते हैं। अब रक्त कोशिकाएं वो कौन कौन सी देख लेते हैं। पहले तो लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स। अब लाल रक्त कोशिकाएं क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जैसे आपको पता ही है कि भी लाल रक्त कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन इनके 96% भाग में पाया जाता है। तो इतना फिर इसके बाद इनमें इतना स्पेस नहीं बचता है कि वहाँ पे केंद्रक आए, इसलिए इनके अंदर केंद्रक नहीं होता है। दोस्तों, ये चपटी और अवतल होती है, यानी बीच में से दबी हुई होती है और किनारों से उभरी हुई होती है। और दोस्तों, इसमें एक अपवाद ये होता है कि जो ऊँट और लामा है उनकी जो आरबीसी है उनके अंदर केंद्रक मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। और इनकी संख्या दोस्तों नर और मादाओं में अलग अलग होती है, यानी जो पुरुष होते हैं उनके 54 लाख घन मिलीमीटर संख्या होती है, जबकि मादाओं में सिर्फ 45 लाख घन मिलीमीटर ही होती है। इनका व्यास
मतलब 8 माइक्रोन होता है और इसकी मोटाई 1.2 माइक्रोन होती है। इनका जीवन काल दोस्तों 120 दिन होता है। उसके बाद ये जो अपना यकृत होता है वहाँ पे एक प्लीहा जिसको स्प्लिन बोलते हैं या तिल्ली बोलते हैं उसमें जाके नष्ट हो जाती है। और अपने शरीर का जितना भी ब्लड दोस्तों उसका निर्माण अस्थियों होती है। अस्थियों से मतलब यहाँ पे जो लंबी अस्थियाँ होती है जैसे फीमर है और यहाँ अपने कंधे की ह्यूमरस है, फसलियाँ हैं, उनके जो हड्डियाँ होती है उसके बीच में एक गुहा मिलती है, यानी एक गुफा टाइप मिलता है। उसके अंदर बोन मेरो होती है जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं, वही हमारे शरीर के ब्लड का निर्माण करती है। आपने ये कैंसर के उपचार में इस अस्थि मज्जा बोन मेरो का बहुत नाम सुना होगा। तो ये दोस्तों ये अपनी हड्डियों की गुहा में मिलती है और ये ब्लड का निर्माण करती है। अब दोस्तों जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो श्वेत या रंगीन होती है क्योंकि उसके अंदर HB हीमोग्लोबिन नहीं मिलता है। इनकी संख्या बहुत कम होती है, ये 12,000 के आसपास मिलती है, यानी 12,000 घन मिलीमीटर। दोस्तों ये जो हमारे शरीर के रोगों से लड़ने में सुरक्षा करती है, यानी ये अपने शरीर की प्रतिरक्षा जो तंत्र है उसका एक बहुत अहम रोल होती है। लेकिन ये अपने ब्लड का सिर्फ 1% ही होती है, 99% भाग लाल रक्त कणिकाएं होती है। दोस्तों ये बीमारी में बहुत अच्छे से लड़ती हैं। और एक बात याद रखें दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछते हैं हमें कि RBC और WBC का रेशियो बताओ। तो दोस्तों एक RBC पर 600 RBC पर 1 WBC होती है, यानी 1 WBC को 600 RBC घेरे हुए होती हैं, यानी इनका अनुपात होता है 600:1। दोस्तों जो ये इसका निर्माण भी कौन करती है? अस्थि मज्जा। मैंने पहले बताया था कि अपने शरीर का जितना भी ब्लड है उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल बहुत कम होता है, सिर्फ 12 दिन ही होता है। दोस्तों अब ये 2 प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, यानी कणिकामय और अकणिकामय। कणिकामय में दोस्तों कण टाइप होती है और अकणिकामय में ये जेल टाइप होती है। अब दोस्तों जो अपने जो लेब होती है दोस्तों वहाँ पे एक अभिरंजक मिलते हैं जिससे हम इनको रंगते हैं। अब जो दोस्तों जो बेसोफिल्स होती हैं वो सारे रंजकों से रंजक यानी उनका रंजक को ग्रहण कर लेती है, इसलिए बेसोफिल्स कहलाती है। दोस्तों ये जो मैंने यकृत की जो मास्ट कोशिकाएं होती है वो एक हिपेरिन का स्रावित करती है। दोस्तों जो हिपेरिन होता है वो एंटी कोगुलेंट एजेंट होता है, यानी रक्त को वाहिनिकाओं में नहीं जमने देता है, उसका स्त्रावण करती है जिसको ये वहन करती है, इसलिए इनको मास्ट कोशिकाओं का प्रतिनिधि कहा जाता है, ये याद रख लें। अब दोस्तों जो एसिडोफिल्स होती है वो इयोसिन जो अम्लीय रंजक है उसको ग्रहण कर लेती है, ये एक हिस्टामिन नाम के रसायन का स्त्रावण करती है। और दोस्तों जो हिस्टामिन होता है वो जो अपने शरीर में एलर्जी हो जाती है तभी ये हिस्टामिन का स्त्रावण करती है। जब किसी को भी एलर्जी होती है तो उसके खून में हिस्टामिन की जांच करते हैं, अगर उसके खून में हिस्टामिन मिल रहा है तो इसका मतलब उसको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है। ये भी अपने शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली को नियंत्रण रखती है। और जो न्यूट्रोफिल्स दोस्तों ये किसी भी रंजक से स्त्रावित मतलब रंजक से रंजित नहीं होती है, ये 67% होती है और ये अपने शरीर की पहली प्रतिरक्षा पंक्ति में खड़ी हुई होती है। अब दोस्तों हम कणिका में श्वेत रक्त कणिकाओं की बात कर लेते हैं तो ये भी 3 प्रकार की होती है, एक तो लिम्फोसाइट होती है और मोनोसाइट्स होती है और मैक्रोफेजेज। अब दोस्तों मैक्रोफेजेज क्या होती है दोस्तों, ये अमीबा के समान गोल होती है और जब भी कोई बैक्टीरिया इसके पास आता तो ये उसको अपने शरीर में इस प्रकार से अंदर लेती है, थोड़ी देर बाद अंदर लेती है और उसको नष्ट कर देती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3% होती है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों रक्त प्लेटलेट्स या बीमाणु, रक्त प्लेटलेट्स क्या होते हैं दोस्तों, ये भी अपने जो शरीर का जब चोट लग जाती है तो वहाँ से रक्त निकलने लग जाता है तो उसको रोकने में ये बहुत ही सहायक है, यानी रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक है जब चोट लगती है तब। बाकी शरीर के वाहिनिकाओं में ये नहीं जमाती है वरना तो हमें बीमारी हो जाएगी। अब दोस्तों रक्त के कार्य क्या है, तो दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका था कि रक्त के कार्य जितने भी हमारे शरीर का जो भी पोषक पदार्थ है, हार्मोन है, गैसों हैं, उनका ये परिवहन तो करती है। उसके साथ साथ में दोस्तों ये जो अपना उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जैसे अमोनिया है, यूरिक अम्लों को दोस्तों ये जो अपने किडनी है वहाँ तक लाती है और फिर बाद में किडनी उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। उसके साथ साथ दोस्तों ये अपने शरीर का जो टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल रखने में ब्लड का बहुत बड़ा भाग है, यानी जो ब्लड होता है जैसे जो बाइक होती है वहाँ पे हम ऑयल डालते हैं तो वो ऑयल उसके टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, वैसे ही जो ये अपना ब्लड है ना वो अपने शरीर का ऑयल है, ये अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। इसलिए तो हमें ज़्यादा गर्मी हो रही फिर भी अपना खून नहीं उबल रहा है, बाकी बाहर गर्मी बढ़ेगी अंदर खून उबलने लग जाएगा, लेकिन ब्लड उसको कंट्रोल में रखता है। यानी अपना शरीर के 2 भाग होते हैं, यानी क्रोम और कोड। जो अंदर वाला भाग
कोड कहलाता है और बाहर वाला भाग क्रोम कहलाता है, यानी जो अपनी चमड़ी दिखाई देती है ना वो क्रोम है, और अंदर जो अपने फसलें वगैरह होती है वो क्रोड है। तो उस क्रोड का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देता और अपने शरीर का टेम्परेचर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है हमेशा। वो किसके कारण से होता है? इस ब्लड के कारण से। इसलिए खूब खाओ पियो ताकि ब्लड शरीर में बना रहे, और बाहर की चीज़ें तो खाना छोड़ ही दो, बाकी कोई मतलब नहीं रहेगा। जंक फूड खाओगे ब्लड कम हो जाएगा, तो फिर बोलोगे गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, गर्मी तो लगेगी, शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा ब्लड कम होते ही। यार आराम से भाई स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खाओ, हेल्दी हेल्दी, क्या मतलब इसमें। और बाकी रक्त का थक्का कौन जमा रहा है ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, ये सिर्फ ब्लड का ही कार्य है। शरीर के जो अंदर अपने टूट फूट होती है उसको बढ़ने का कार्य शरीर का है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ रक्त समूह की। तो दोस्तों मैं रक्त समूह की बात करने से पहले आपको बता दूं कि रक्त समूह की खोज किसने की। तो जो रक्त समूह है उनकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1900 में। ये एक डॉक्टर थे और इन्होंने ये खोज इसलिए की क्योंकि ये जो मरीज़ थे उनको ब्लड चढ़ाते थे, तो बहुत सारे को ऐसे ब्लड, जैसे कोई मरीज है उसको किसी का ब्लड दे दिया तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो फिर उन्होंने खोज की कि भी ऐसा क्यों हो रहा, तो उन्होंने पाया कि अपने जो ब्लड की आरबीसी है उसके ऊपर तो मिल रहा था एंटीजन, और जो प्लाज्मा था उसके अंदर मिली एंटीबॉडी। और दोस्तों समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी जब मिलती है तो ब्लड का स्कंदन हो जाता है या वो जम जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार इन्होंने ये खोज की, उसके लिए इनको 1930 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन दोस्तों फिर भी इन्होंने एक कमी रह गई थी, वो मैं बताऊंगा क्या है नीचे जाके। तो दोस्तों जो कार्ल लैंडस्टीनर थे उन्होंने ए, बी और सी, जिसको बाद में यूरोप में ओ कहा गया क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता यानी ज़ीरो, इसलिए इसको ओ, तो यह ज़ीरो यानी वैसे वो जीरो है लेकिन उसको ओ बढ़ा जाता है, इसलिए ए, बी और ओ ग्रुप की खोज तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की। और उसके बाद में 1902 में जो अल्फ्रेड वोल डिकोस्लो थे और एंट्रियानो स्टूली थी, उन्होंने ए बी रक्त की जो ग्रुप है उसकी खोज की थी। अब दोस्तों जो एंटीजन है जो कि एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, वो अपने आरबीसी की स्तर पे मिलता है। ये सिर्फ दो प्रकार के होता है, ए और बी। अब इसके आधार पे कौन कौन से ब्लड ग्रुप है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों जो जिसमें अगर एंटीजन ए है तो वो कौन सा है? ए। और तो उसके अंदर मैंने कहा ना विपरीत एंटीबॉडी मिलती तो कौन सी मिलेगी? बी। अगर ये इसमें एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए, और अगर रुधिर ए है तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलती है और इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता और एंटीबॉडी ए और बी मिलती है। ओके, तो ऐसे में एक बार इस सारणी को दोस्तों एक बार नज़र डाल लेते हैं कि जैसे जो रक्त समूह ए है उसमें एंटीजन ए मिलेगा, एंटीबॉडी बी, बी वाले में एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए बी वाले में एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं मिलेगी। इसलिए तो दोस्तों ये सर्वग्राही है, यानी एंटीबॉडी ही तो खून को जमने के लिए कारगर है, क्योंकि हम जैसे ही विपरीत डालेंगे वो प्रतिक्रिया करके खून को जमा देगा। जैसे मान लो ये बी वाला है, अब इसके अंदर मैंने ए डाल दिया तो ये एंटीजन तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन ये दोनों प्रतिक्रिया करेंगे, और मतलब ये किससे प्रतिक्रिया करेगा? ये इससे प्रतिक्रिया करेगा और उस रोगी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए भाई इसके अंदर मान लो एंटीबॉडी है ही नहीं तो कौन सा भी ब्लड इसको दो तो आराम से ए बी वाले ले लेगा, और ओ वाला सबको ब्लड दे देता है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है। मान लो इनमें दिया तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन कहाँ से होगी? इस रिएक्शन की वजह से तो रक्त का थक्का जमता है। तो इसलिए ए ओ वाला है वो सर्वदाता है और बी वाला है वो सर्वग्राही है। लेकिन इसमें भी एक चेंज है, मैं नीचे बताऊंगा। अब दोस्तों इन सब की खोज करने के बाद भी कार्ल लैंडस्टीनर ने देखा कि उन्होंने इतने ग्रुप वगैरह सब बांट दिए, इसके बाद वो खून चढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी रोगी की मृत्यु हो रही है। उन्होंने कहा यार क्या गड़बड़ है ये, भाई मैंने इतना सब कुछ कर दिया फिर भी वो क्यों मर रहे हैं? तो उसके बाद एक वैज्ञानिक आए विनर, तो विनर लैंडस्टीनर के पास आए, उन्होंने एक बंदर पकड़ा जिसका नाम था मकाका रिसस और उसके ब्लड में उन्होंने खोज की, उसमें ब्लड उन्होंने खोज की एक RH फैक्टर की। अभी RH फैक्टर क्या है? मकाका रिसस, क्योंकि रिसस की स्पेलिंग RH से शुरू होती है इसलिए मकाका रिसस उसी के नाम पे रखा। तो ये एंटीजन और मिला आरबीसी की
स्तर पे जो गड़बड़ कर रहा था कि बाकी में जो भी मरीज थे ना उनमें कुछ में तो खून नहीं जम रहा, कुछ में जम रहा है, उन्होंने कहा गड़बड़ क्या हो रही। और ये दोस्तों बहुत एक रोचक फैक्ट है यहाँ पे, ये 97% भारतीयों के ग्रुप में पाया जाता है। जो 97% भारतीय है ना उनमें RH फैक्टर मिलता है। अब जिनमें RH फैक्टर मिलता है वो पॉजिटिव कहलाते हैं और जिनमें नहीं मिलता वो नेगेटिव कहलाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव वाला ही नेगेटिव को दे सकता है और पॉजिटिव वाला ही पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि यानी नेगेटिव वाला तो इसको दे देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पास ये है ही नहीं। लेकिन अगर ये RH RS दोनों अलग अलग ब्लड के हुए तो थोड़ा रिएक्शन हो सकती है। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये वहाँ मरने लग गए थे इसलिए इसकी खोज हुई। और इसके बाद में ये कल जो निकल के आएगी जो रक्त समूह ओ नेगेटिव है वो सर्वदाता है और AB पॉजिटिव वो सर्वग्राही है। दोस्तों पहले एग्जाम में O और AB दिया होता था लेकिन अब पॉजिटिव नेगेटिव देने लगे हैं, इसलिए याद रखें कि रक्त समूह O नेगेटिव सर्वदाता है और AB नेगेटिव सर्वग्राही है। यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है, O नेगेटिव और AB नेगेटिव सर्वग्राही है। अब दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ कि एक बीमारी खोज हुई जो गर्भवती महिलाओं में होती है। RH फैक्टर के बाद ये खोज हुई कि दोस्तों होता है क्या कि जब RH पॉजिटिव पुरुष की शादी RH नेगेटिव महिला से होती है तो जब उनके पहला बच्चा होता है अगर वो पहला बच्चा भी RH पॉजिटिव है तो वो उस महिला के रक्त में RH पॉजिटिव वाली एंटीजन भेज देगा। अब ये RH नेगेटिव है तो इसकी तो बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब दूसरा बच्चा होता है तब क्या होता है कि अगर वो दूसरा बच्चा RH नेगेटिव है तो वो क्या करेगा कि ये जो महिला के ब्लड में जो RH पॉजिटिव उपस्थित होंगे वो इस बच्चे के शरीर के खून में रक्त का थक्का जमाने लग जाएगी और ये बच्चा या तो गर्भावस्था में मर जाएगा या जन्म के तुरंत बाद मर जाएगा। तो इस बीमारी को कहा जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता या एरिथ्रोब्लास्टिक फिटलेस। हाँ अगर दोस्तों पहला बच्चा RH नेगेटिव पैदा होता है तब तो दूसरे बच्चे को कोई खतरा नहीं है, ये भी आप याद रखें। और RH पॉजिटिव महिला की शादी RH नेगेटिव से है तब ये बीमारी नहीं होगी। अगर पुरुष पॉजिटिव और महिला नेगेटिव है तभी ये बीमारी होगी, बाकी केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। और आजकल दोस्तों टीका आने लग गया है जो अगर बच्चा पॉजिटिव है तो वो टीका लगा देते हैं जिससे वो प्रतिरक्षा जो महिला के खून में उपस्थित हुई वो नष्ट हो जाती है और दूसरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस प्रकार दोस्तों हम रक्त समूह कंप्लीट कर लगते हैं। मैं दोस्तों इसके बाद में आपको पूरी प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ाऊंगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये मेरा जो प्रयास है वो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।